हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पे। कल की हमारी क्लास थी पॉलिटिकल साइंस पे और उसी सेगमेंट में आज हमारी दूसरी क्लास होगी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन करें ताकि इस क्लास की संपूर्ण पीडीएफ आपको वहाँ पे मिले और वहाँ पर आयोजित होने वाली डेली क्विज का भी हिस्सा बने और अपनी तैयारी को परखें। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री प्रधान होगा। आगे अनुच्छेद 163 में यह भी स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर इस मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करेंगे। मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल कभी भी नहीं भेज सकता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मंत्रिपरिषद की सलाह को या परामर्श को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो संविधान में ये लिखा गया है कि राज्यपाल उनकी परामर्श को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। आगे अनुच्छेद 164 में ये भी लिखा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और व्यवहार में विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पे नियुक्त करते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री पद की योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्हें सिर्फ विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने हेतु समय का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है और ये राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति होती है, अर्थात इसमें राज्यपाल अपने विवेक से समय का निर्धारण करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये समय का निर्धारण नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं और उन्हें शपथ भी दिलाते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 164 में यह उल्लेखित था कि मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा, लेकिन 94वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2008 में इस अनुच्छेद से बिहार शब्द को हटाकर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्द को जोड़ दिया गया था। यह जनजातीय कल्याण मंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित मामलों को देखेगा। भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के अनुसार सभी मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों के बीच जो विभागों का बंटवारा किया जाता है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। इसमें राज्यपाल द्वारा उसको परामर्श लेने की कतई ज़रूरत नहीं होती है। और अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल ही उन विभागों के आवंटन के संदर्भ में नियम भी बनाते हैं। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था कि मंत्रिपरिषद में सदस्य कितने होने चाहिए, ये मूल संविधान में नहीं था। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 2003 में इस संदर्भ में 91वां संविधान संशोधन लाया गया था और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होना चाहिए और उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। और न्यूनतम सदस्य संख्या का भी निर्धारण किया गया था जो कि 12 किया गया। वर्ष 2000 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MM वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। 2002 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। आयोग ने मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 10% करने का सुझाव दिया गया था। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री के लिए विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसका मंत्री पद रिक्त माना जाता है। मंत्री बनने हेतु विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, इसलिए विपक्ष के दल के सदस्यों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किसी विपक्षी दल के नेता को भी विधानमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है अगर वो विधानमंडल का सदस्य है तो।
अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि सदस्य होने के बावजूद भी नहीं बनाया जाता। आगे देखते हैं, विधानमंडल के मनोनीत सदस्यों को भी मंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि अभी तक किसी को भी नहीं बनाया गया है। अनुच्छेद 164 के अनुसार सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों का उत्तरदायी होने का अर्थ है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, उन्हें शपथ भी राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है और वो मंत्री राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। राज्यपाल किसी भी मंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं। मंत्रियों को कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन मंत्री कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है। आगे देखते हैं, मंत्रियों को बर्खास्त करना राज्यपाल का स्वविवेक नहीं है। इसमें राज्यपाल का कोई स्वविवेक नहीं होता है कि वो किसी भी मंत्री को कब बर्खास्त करें, ये मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर किया जाता है। विधानसभा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। विधानसभा में अगर कोई सरकार अपना विश्वास मत खो देती है तो उसकी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि एक मंत्री द्वारा इस्तीफा दिया जाता है तो या उसे बर्खास्त किया जाता है तो मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर यदि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे तो पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है। अनुच्छेद 177 में यह भी उल्लेख है कि मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, वह दोनों सदनों की बैठकों में भाग तो ले सकता है और संबोधित भी कर सकता है, लेकिन मत उसी सदन में देगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। आगे देखते हैं हम, संसदीय सचिव। इस पद का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। विधानमंडल के सदस्यों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इनकी संख्या भी संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन ये मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। उन्हें शपथ भी मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है और ये मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। और संसदीय सचिव को मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है। राजस्थान में संसदीय सचिव का पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। एक दिल्ली की घटना हुई थी कि जनवरी 2018 में दिल्ली विधानसभा के 21 सदस्यों की सदस्यता संसदीय सचिव के पद पर होने के कारण समाप्त कर दी गई थी। क्योंकि दिल्ली में संसदीय सचिव का पद लाभ के पद के दायरे में आता है, इसलिए उनकी 21 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अनुच्छेद 339 ए के तहत दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अगर बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बाकी दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्व कौन कौन से हैं। मुख्यमंत्री के इन संवैधानिक दायित्वों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में दिया गया है। उनका दायित्व है कि वो राज्यपाल द्वारा राज्य प्रशासन के संदर्भ में मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध करवाएं और विधानमंडल में विधि निर्माण की स्थिति से भी राज्यपाल को अवगत कराएं, और मंत्रिपरिषद में किसी विषय पर चर्चा करवाना भी उनका दायित्व होगा। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जो 30 मार्च 1949 में बनाए गए थे। राजस्थान में दूसरे मुख्यमंत्री थे CS वेंकटाचारी, जो एक ICS अधिकारी भी रह चुके थे। पहले वे जोधपुर के दीवान थे, फिर बीकानेर में प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, और वो संविधान सभा के सदस्य भी थे। और वो ICS अधिकारी हैं जो एकमात्र है वो जो अब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में तीसरे मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, और राजस्थान में जो पहले आम चुनाव हुए थे उस समय राजस्थान में जयनारायण व्यास ही मुख्यमंत्री थे, और वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी हुए थे और बाद में वो निर्वाचित भी हुए थे। आगे देखते हैं कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। उनके बाद 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने। वे सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे।
लगभग 17 वर्षों तक। उन्हें आधुनिक राजस्थान का जनक भी कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को। पंचायत राज संस्थाओं के उद्घाटन के समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 1959 में जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया था, उस समय मोहनलाल सुखाड़िया ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर थे। 1971 में सुखाड़िया के बाद बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री थे। बरकतुल्ला खां एकमात्र और पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अल्पसंख्यक समुदाय से थे। 1971 में भारत पाक के युद्ध के समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां भी थे। उनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। फिर राजस्थान में हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे और उनका कार्यकाल लगभग है 6.5 वर्ष। 1977 में भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बने थे और उनका कार्यकाल लगभग 11 वर्ष का था। शिवचरण माथुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। 1999 में इनकी अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भी किया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का रहा है और उनका कार्यकाल रहा है 16 दिन का। जगन्नाथ पहाड़िया अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व एकमात्र व्यक्ति रहे हैं राजस्थान में। और वसुंधरा राजे अब तक 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और उनका कार्यकाल 10 वर्ष का है। भैरों सिंह शेखावत एकमात्र मुख्यमंत्री है जो विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके थे। और हीरालाल देवगढ़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये थे राजस्थान में अब तक के मुख्यमंत्री। अब हम देख लेते हैं वर्तमान में भारत के राज्यों में जो मुख्यमंत्री नियुक्त है और उनकी जो राजनीतिक पार्टी है वो कौन सी है। तो हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी और उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और उनकी पार्टी है पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। आगे देखते हैं असम में। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा अभी मुख्यमंत्री पद पर हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। बिहार में नीतीश कुमार हैं और उनका राजनीतिक दल है जनता दल। छत्तीसगढ़ में है भूपेश बघेल और वो कांग्रेस से हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। गोवा में अभी प्रमोद सावंत हैं और उनकी पार्टी है बीजेपी। गुजरात में भूपेंद्र रजनीकांत पटेल है और वो भी बीजेपी से हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से हैं वो। और जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है ही। झारखंड में हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ता पार्टी। और कर्नाटक में है बसवराज बोम्मई, वो भी बीजेपी से हैं। केरल में है पिनरई विजयन, उनकी पार्टी का नाम है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और वो भाजपा से आते हैं। वहीं महाराष्ट्र में है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना उनकी पार्टी है। मणिपुर में है एन बीरेन सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और मेघालय में है कॉनराड संगमा, उनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है जोरामथंगा, उनकी पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट। नागालैंड में मुख्यमंत्री है नेपिया रियो और उनकी पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल पार्टी। उड़ीसा में नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। पुडुचेरी में है एन रंगास्वामी, उनकी पार्टी का नाम है NR कांग्रेस। पंजाब में है चरणजीत सिंह चन्नी और उनकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर है अशोक गहलोत और वो कांग्रेस से। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांगा और उनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। तमिलनाडु में MK स्टालिन है, उनकी पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। त्रिपुरा में विपुल देव जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी।
और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, वो भी बीजेपी से हैं। और पश्चिम बंगाल में है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल में अब की बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। उनकी पार्टी का नाम है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।